Hello everyone, welcome to the Pariksha classes. This is a class 10th NCERT series and today we are discussing about the resources and development, that is chapter number 1 of the geography class 10th. Okay, and this is a part 2. This is a part 2 and the part 1 is already uploaded on our channel. You can watch it. Okay, let's begin. Okay, first of all, I give you a 5-minute quick revision about the last lecture. Okay, resources क्या होते हैं? What is resources? Resources, everything which is available in our environment and satisfy our needs. जो हमारे environment में available है और वो हमारी needs को satisfy करता है, वो सभी कुछ क्या है? वो resources है. अब resources को ही यूज कर करके मतलब इसको यूटिलाइजेशन करें, इसको यूटिलाइजेशन करना ही कहलाता है क्या? डेवलपमेंट. ओके, बेसिकली हमारे पास दो टर्म थे, देखिए रिसोर्सेस और डेवलपमेंट, दोनों ही मैं आपको बता चुका हूं. आप पुरानी वाली वीडियो को देखिएगा, उसमें आपको ज्यादा अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा. मैं आगे डिस्कस करता हूं इसको. ठीक है, हमने फिर रिसोर्सेस को क्लासिफाइड किया था on the basis of origin, on the basis of exhaustibility, on the basis of ownership, on the basis of status and development. ये सब हमने डिस्कस कर लिए थे. ठीक है, रिसोर्सेस को डिवाइड किया था नेचुरल एंड मैन-मेड, ह्यूमन रिसोर्सेस भी बोलते हैं. ठीक है, फिर रिन्यूएबल में, फिर नॉन रिन्यूएबल में फर्दर डिवाइड किया गया कंटिन्यूअस एंड बायोलॉजिकल, फर्दर डिवाइड किया गया नेचुरल एंड वाइल्ड लाइफ. ये सब मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए. ओके, बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं, मैं यहाँ से आपको एक बार क्विक रिवीजन देते चलता हूँ. ठीक है, क्विक रिवीजन दे रहा हूँ मैं आपको, तो ध्यान से सुनिएगा, जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगा. ठीक, बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं, दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर, वो रिसोर्सेज जो हमारे बायोस्फीयर से हमें मिलते हैं. ठीक है, जैसे कि फ्लोरा से, फौना से, है ना, फिशरीज से, लाइव स्टॉक, ये सब क्या है हमारे, ये सब बायोटिक रिसोर्सेज है. ठीक है, मैं एग्जांपल नहीं दे सकता आपको, वो आप प्रीवियस लेक्चर देखिए, वहां से आपको समझ आ जाएगा, वहां बिल्कुल डिटेल में मैंने डिस्कस किया हुआ है. ठीक है, अबायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स से कंपोज्ड होते हैं. ठीक है, विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वो कहलाते हैं क्या? अबायोटिक रिसोर्सेज. जैसे कि रॉक्स, मेटल्स, जैसे कि आप कह सकते हैं चेयर है ना, चेयर क्या है? नॉन लिविंग थिंग है फिलहाल के लिए, तो क्योंकि पार्टिकल्स डेड है उसमें, तो फिर वो आपकी किस में आ जाएगी? वो बायोटिक रिसोर्सेज में आ जाएगी, लेकिन वो आपकी वो जो नीड्स है सेटिस्फाई कर रही है ना उसको, तो वो रिसोर्सेज कहलाएगी. ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं विच कैन बी रिन्यूड, जिसको हम वापस से यूज कर सकते हैं, जिसको वापस से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. जैसे कि आप सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इसको आप यूज करते हो, फॉरेस्ट पानी का वापस से यूज करते रहते हो ना, बार बार यूज करते हो, तो वो क्या हो गया? रिन्यूएबल. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिसको वापस से यूज नहीं किया जा सकता, एक बार एग्जॉस्ट हो गए तो खत्म हो जाते हैं, एग्जॉस्टिबिलिटी इनकी रहती है. ठीक है, तो और इनको जो बनने का टाइम है वो कई साल लग जाते हैं ना, टेक अ मिलियंस ऑफ ईयर इन देयर फॉर्मेशन, तो इनको काफी टाइम लग जाता है बनने के लिए, तो ये नॉन रिन्यूएबल इसलिए रहते हैं. ठीक है, ओके, फिर मैंने बताया था इंडिविजुअल रिसोर्सेज, जैसे किसी किसान के पास खेत है, तो उस पर जो राइट है वो किसका है? उस पर्टिकुलर किसान का है, तो वो जो लैंड है वो रिसोर्सेज में आती है, वो कौन सी रिसोर्सेज हो गई? वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज. ठीक है, कम्युनिटी रिसोर्सेज बताया था, जैसे कि विलेज, है ना, ग्राउंड, ग्रेजिंग ग्राउंड होते हैं, है ना, तो ग्रेजिंग ग्राउंड में कोई भी आके अपनी गाय भैंस ला सकता है, कैटल को ला सकता है और ग्रेजिंग करा सकता है, तो वो किसी कम्युनिटी का होता है, तो वो कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज होता है, जिसपे पर्टिकुलर कम्युनिटी का हक होता है. ठीक, नेशनल रिसोर्सेज मैंने बताया था, नेशनल रिसोर्सेज वो होते हैं जो टेक्निकली बिलोंग करते हैं किससे? नेशन से, टेक्निकली बिलोंग करते हैं. जैसे कि हमारे यहाँ रेलवे है ना, तो रेलवे किससे बिलोंग करता है? हमारे नेशन से, तो वो नेशनल रिसोर्स हो गया. ठीक है, हमारे देश के लिए वो काफी प्रॉफिट देता है, तो वो रिसोर्स है ना, तो वो हमारे गवर्नमेंट के लिए. ओके,
तो वो नेशनल रिसोर्सेज में आ जाता है। दूसरा इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज मैंने बताया था जिस पर किसी पर्टिकुलर एक कोई कंट्री का नहीं, कंट्री का राइट नहीं होगा, उस पर रेगुलेशन जो होगा वो विद सम रिसोर्सेज जो रेगुलेट कर रहा होगा वो एक इंस्टीट्यूट कर रहा होगा। जैसे एक इंटरनेशनल कोई इंस्टीट्यूशन बनाया और उसे रेगुलेट कर रहा होगा, जैसा कि यूनाइटेड नेशन है ना, काफी कंट्रियों को रेगुलेट करता है, तो इस तरीके का। इसके बाद में मैंने बताया था पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, जो किसी रीजन में फाउंड तो हुए हैं लेकिन उनको यूटिलाइज किया नहीं गया है, जिनको अभी तक यूटिलाइज नहीं किया गया, वो अभी रखे हुए हैं, है ना, उन्हें हम यूज कर सकते हैं, तो वो कहलाता है पोटेंशियल रिसोर्सेज। एंड देन डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज में मैंने आपको बताया था रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी। जैसे कि देखो किसी भी रिसोर्सेज को आपने यूज कर करके उसको यूटिलाइज किया, यूटिलाइज कर करके साथ के साथ उसको डेवलप भी किया होगा, है ना। जैसे आप पानी पीते हो, पहले पानी नॉर्मल पिया जाता था लेकिन अब आरओ पानी पिया जाता है, आरओ वाटर, है ना। तो उसमें आपने क्या किया, डेवलपमेंट कर दिया, तो वो जो रिसोर्स है वो क्या हो गया, डेवलप रिसोर्सेज। ठीक है। स्टॉक में क्या आता है, मटेरियल इन द एनवायरनमेंट व्हिच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव द appropriate technology to access these। स्टॉक में वो मटेरियल आ जाते हैं, वो रिसोर्सेज आ जाते हैं जो हमारे पास है लेकिन उनको यूज करने की हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उनकी यूज करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो स्टॉक में आ जाते हैं। लेकिन ऐसे ही स्टॉक जिनको यूज करने की हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो वो आ जाते हैं किसमें, रिजर्व में, वो आ जाते हैं रिजर्व में। ठीक है। दिस इज अ सबसेट ऑफ स्टॉक विच कैन बी पुट इनटू द यूज। ओके, जिसको हम यूज, वो स्टॉक जिसको हम यूज कर सकते हैं, जिसके यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी हमारे पास है, वो रिजर्व में आ जाता है। समझ आ गया होगा, है ना। ये सब मैंने डिस्कस कर लिया था। अब मैं बता देता हूँ आपको कि देखो अगर हम रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेटली अगर यूज करते जाए तो रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, मतलब एग्जॉस्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो फिर हमारी आने वाली जनरेशन है वो क्या यूज करेगी, है ना, वो कैसे यूज कर पाएगी। तो इसी चीज को दिमाग में रखते हुए ये वर्ड ड्राइव हुआ जिसका नाम है क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब आप भी यूज करो रिसोर्सेज को, आप भी यूज करो और अपनी जनरेशन को भी यूज करने दो, इस तरीके से यूज करो कि आपकी जनरेशन भी यूज कर पाए, है ना। तो वही कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देखो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। आपको एनवायरनमेंट डैमेज नहीं करना है ना। और डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। और जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है वो अपनी नीड्स से मतलब सेटिस्फाई रहे, उसको कोई कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। जैसा आपको भी हवा मिल रही तो आने वाली जनरेशन को भी हवा मिलनी चाहिए, है ना। तो इस तरीके से आप डेवलपमेंट करो, तो इन्वायरमेंट को हार्म नहीं पहुंचाना है, तो इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। समझ आ गया होगा आपको ये। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझ आ गया। इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए मीटिंग हुई, समिट हुई, जिसका नाम था रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। ये इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये ब्राजील के एक स्टेट में हुई थी जिसका नाम है क्या, रियो डी जेनेरियो। ठीक है, 1992 में हुई थी। इसका काफी कंट्रीज में आए थे। इसमें एक प्रिंसिपल अडॉप्ट किया था जिसका नाम था एजेंडा 21। इसमें लिखा था कि सभी 21st सेंचुरी तक हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करेंगे। तो ये था, ठीक है पूरा। आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। बाकी मैंने सब कुछ समझा दिया है आपको। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं रिसोर्सेज प्लानिंग। रिसोर्सेज प्लानिंग में वही आ जाता है जैसा कि आप देखो, प्लानिंग इन द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी। आपको कोई भी, आप 10,000 रुपये अगर कमाते हो, है ना, तो उसको खर्च करने की आपकी क्या होगी, प्लानिंग होगी। कुछ ना कि हमें 5,000 इसमें खर्च करना है ना, 500 इसमें करने हैं, 5,000 इसमें करना है, बाकी बचे हुए इसमें करने हैं, कुछ सेविंग भी करनी है। तो इस तरीके से ये क्या है, एक स्ट्रैटेजी है, प्लानिंग है। तो इसीलिए रिसोर्सेज को भी आपको अगर खर्च करना है, यूज करना है, तो उसके लिए भी क्या होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए कि कैसे खर्च करना है, कैसे नहीं करना, कैसे बचाना है। ठीक, रिसोर्सेज प्लानिंग उसको कहते हैं।
रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया, इंडिया में देखो प्लानिंग किस तरीके से होती है। यहाँ देखो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि पहले देखो आइडेंटिफिकेशन होता है किसका, जैसे कि कहाँ रिसोर्सेज पाए जा रहे हैं, किस रीजन में पाए जा रहे हैं, ठीक है। फिर सर्वे किया जाता है, मैपिंग करी जाती है, ठीक है, एस्टिमेशन लगाया जाता है, मेजरमेंट होता है। उसके बाद में फिर वो प्लानिंग इवॉल्व होती है, स्ट्रक्चर इनडोप्ड होता है विद द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल। मतलब जो रिसोर्सेज आप यहाँ मैपिंग करिए, जो निकाला गया है, सर्च किया गया है, उसको यूज करने के लिए क्या किया जाएगा, प्लानिंग करी जाएगी, स्किल्स और टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया में, मतलब इंडिया में रिसोर्सेज की प्लानिंग इस तरीके से की जाती है, ठीक है। और हमें फिर क्या करना चाहिए, अगर यहाँ बताया गया है पूरा कि रिसोर्सेज को बचाना चाहिए, रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी। अगर आपको डेवलपमेंट एक्टिविटी कोई भी करनी है तो उसके लिए रिसोर्सेज क्या है, किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिसोर्सेज को। इसीलिए रिसोर्सेज को आपको क्या करना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा। कि अगर आप कंजर्व नहीं कर पाते हो तो रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, तो फिर आगे क्या यूज कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। इस वजह से रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट नहीं होने देना है और हमें बचा के रखना है, उसको कंजर्व करके रखना है, ठीक। देखो आपको पता है कि जमीन भी क्या है, जो लैंड है वो भी रिसोर्स है, वो भी एज अ रिसोर्स काम करती है। जैसे कि कोई किसान है ना, वो खेती करेगा, खेती करने के बाद में जो भी यहाँ से खेती होगी तो उसको पैसा मिलेगा, है ना, वो सेल कर देगा। तो ये भी क्या है, एक रिसोर्सेज की तरह काम कर रही है। और किसानी के लिए ही नहीं, फार्मिंग के लिए ही नहीं, पर्टिकुलरली बहुत सारी चीज़ों के लिए काम आती है ज़मीन। तो जैसे कि हम खड़े भी हुए हैं, बैठे हुए हैं, तो क्या है, ये ज़मीन बिना तो कुछ नहीं था। तो इस वजह से लैंड एक रिसोर्सेज की तरह मानी जाती है। सारे मिनरल्स जो होते हैं वो भी किस में, लैंड में ही तो मिलते हैं, ठीक है। देखो लैंड क्या करती है, इट सपोर्ट अ नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये सब जमीन की वजह से ही हो पाता है ना। ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सब जमीन की वजह से होता है। गाड़ी है भाई, गाड़ी है, अगर गाड़ी चलाओगे तो जमीन पे चलाओगे ना, हवा में तो नहीं चलाओगे। फिर तो लैंड का जो पार्ट बताया इंडिया में, प्लेन्स 43%, माउंटेन्स 30% एंड प्लेट्यू 27%। माउंटेन था 30% और प्लेन्स थे 43%। 43%। अब मैं प्लेन्स और माउंटेन प्लेट्यू बता देता हूँ आपको। देखो ये जमीन है, ठीक है, ये ऐसे उठ गई, ठीक, और ये ऐसे करके ऐसे गई। तो ये नीचे वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला, ये ये तो है प्लेन, ये तो है प्लेन। और ये है पार्ट जो उठा हुआ है ना, उठा हुआ पार्ट है, जिसका एक पीक भी है। ऐसा पार्ट जिसकी पीक है तो वो उसको कहते हैं हम माउंटेन, उसको कहते हैं हम माउंटेन। और ये जो टेबल टाइप का जो आपको दिख रहा है ना, ये टेबल टाइप, ये जो टेबल टाइप लैंड है, इसको बोलते हैं हम प्लेट्यू। इसको बोलते हैं हम क्या, प्लेट्यू, ठीक। समझ आ गया, माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यू। कंफ्यूजन तो नहीं है ना इसमें, ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो लैंड को यूटिलाइज किया जाता है कई सारी एक्टिविटीज में, जैसे कि फॉरेस्ट में लैंड इज नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टीवेशन। वो लैंड जो कल्टीवेशन के अवेलेबल नहीं होती है कल्टीवेशन के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, दो तरीके की होती है, एक बैरन होती है या फिर उसको वेस्ट लैंड भी कह देते हैं, ठीक है। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, जो एग्रीकल्चर में यूज नहीं करी जाती है, वो लैंड भी किस में मानी जाएगी, नॉन कल्टीवेटेड। जैसे घर बना हुआ है, उसमें घर, अगर किसी जमीन पर घर बना हुआ है, वो घर पर खेती तो नहीं हो रही ना, तो वो क्या मानी जाएगी, वो जमीन, वो जो लैंड है वो मानी जाएगी नॉन कल्टीवेटेड लैंड, ठीक है। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड, जैसे कि देखो परमानेंट पास्चर लैंड, जो ग्रेजिंग एरिया होता है ना, ग्रेजिंग लैंड होती है, तो वो वहाँ खेती नहीं करते, तो वहाँ खेती नहीं करते तो वो हमेशा ही वो ग्रेजिंग लैंड रह जाती है, ठीक है। ये सारे आपको डिस्कस कर लेने हैं, ठीक है। एक एक करके मैं अभी सभी पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहाँ बताने से फायदा नहीं है, आगे आएगा ये सब, ठीक है। लेकिन मैं ये बता देता हूँ, जैसे कि देखो कल्चरेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर
मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर, अगर 5 साल तक उसमें कोई भी खेती नहीं करी है तो वो कैसे हो जाएगी, कल्चरेबल बेस्ड। ठीक है। और देखो उसमें ये है फैलोलैंड, फैलोलैंड्स में दो तरीके की करंट फैलोलैंड्स उसको बोलते हैं लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर वन और लेस देन वन एग्रीकल्चर ईयर, एक या एक से कम साल के लिए उसमें कल्टीवेशन नहीं किया गया होगा तो वो किसमें आ जाएगी, वो करंट फैलोलैंड में आ जाएगी। ठीक है। और बाकी जो करंट फैलो के अलावा होंगी वो एक या 5 से एग्रीकल्चर ईयर के बीच में अनकल्टिवेटेड हुई है, मतलब उनमें खेती नहीं हुई है, तो वो कहलाती है क्या, अदर देन करंट फैलो, मतलब करंट फैलो के अलावा कैटेगरी में आ जाएगी। ठीक है। नेट सोन एरिया, एरिया सोन मोर देन वंस इन अ एग्रीकल्चर ईयर, एक से ज्यादा बारी अगर उसमें एरिया को क्रॉप एरिया में क्रॉप लगी है उस एरिया पर्टिकुलर एरिया में उस जमीन में, तो वो कहलाएगी क्या, नेट सोन एरिया। ठीक है। इसको हम ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया भी बोलते हैं। ठीक है। देखो यहाँ दे रखा है, ये डेटा देखना, ये 61 का है और ये डेटा 15 का है। ठीक। 45%, 46%, 46%, 40.45% यहाँ जो एरिया है ये कौन सा वाला है, नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया है ना। तो नेट सोन एरिया फिलहाल कम हो गया है, लेकिन कौन सा एरिया बढ़ा है, ये फॉरेस्ट एरिया बढ़ चुका है। ठीक है। देखो फॉरेस्ट एरिया डेटा है, आप देख सकते हो, ये बताने वाली बातें नहीं है, डेटा आप एनालाइज कर सकते हो ये सब। ठीक है। यहाँ देखो 4.5 था नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए, यहाँ एग्रीकल्चर यूजेस, नॉन एग्रीकल्चर यूजेस वाला जो एरिया था वो बढ़ चुका है, क्योंकि घर ज्यादा बन रहे हैं, फैक्ट्रीज ज्यादा लग रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, 8.7% ले लिया, देखो 4% बढ़ चुका है ना। ठीक है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा ये वाला। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, थर्ड पार्ट में हम सॉइल में डिस्कस करेंगे, है ना। थर्ड पार्ट में फिर हम डिस्कस करेंगे सॉइल, थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करते हैं सॉइल, उसके बाद में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस।